नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। चूँकि हमने फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया था कि फ़िलहाल मैं कोच टीचर ट्रेनिंग के लिए कोलकाता आया हूँ, जिसकी वजह से हमें 8 से 10 घंटे जो टाइम है कॉलेज में व्यतीत करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आपके एग्ज़ाम को देखते हुए और आपकी लाड और प्यार के कमेंट की वजह से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हूँ। रात हो या दिन हम कभी भी टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इसके पहले 20 जो पार्ट हैं खान सर के बुक का जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इनका सोल्यूशन हो गया है। और नेक्स्ट हम पार्ट 21 में चलते हैं। जो आपके सामने ये बुक दिख रहा है, इसी बुक का सोल्यूशन हम इस चैनल पर करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। तो आइए 78 नंबर क्वेश्चन से आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का उदाहरण कहाँ होता है? तो जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर बल लगा करके खींचते हैं, कोई भी बल लगा करके ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं, तो वो खींचने का उदाहरण कहलाता है। तो ऐसा किस में हो रहा है? ध्वज फहराना, पर्दा उठाना, दरवाज़ा खोलना और लड़के को धक्का देना। तो सरल सी ये बात है, जनरल लाइफ का कंडीशन है ये कि इसमें जो ध्वज फहराया जाता है तो उसमें रस्सी जो बंधा होता है ऊपर से नीचे की ओर हम खींचते हैं। तो खींचने का जो उदाहरण होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दरवाज़ा खोलने की बात हो या पर्दा उठाने की बात हो तो इसमें आप स्लाइड करते हैं। दरवाज़ा खोलने में धक्का देते हैं और पर्दा खोलने में जबकि लेफ़्ट टू राइट स्लाइड करते हैं। तो और दरवाज़ा खोलने में आप बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसा बल? तो आप एक दाब की तरफ बल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्वज फहराने में हम ऊपर से नीचे की ओर बल का प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। सभी बलों में होता है। सभी बलों कहने का मतलब आपका ससंजक बल हो, असंजक बल हो, अभिकेंद्रीय बल हो, अपकेंद्रीय बल हो, रोटरी फोर्स हो, मतलब किसी भी प्रकार का आपका बल हो। तो सभी प्रकार के बलों में क्या होता है? घनत्व, दिशा, परिमाण और दिशा दोनों। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा कभी भी बल का बात किया जाए तो उसमें आपका हमेशा परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किसी भी प्रकार का बल हो, या ऐसा भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, या अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, किसी भी प्रकार का बल दे दे और उसमें डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें क्या क्या होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज बोथ, यानी कि दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगता है। कोई कार है जिसका स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड बाद, ब्रेक लगाते ही तो डायरेक्ट रुकेगा नहीं, ब्रेक जब लगता है तो 4 सेकेंड टाइम लग जाते हैं उसे रुकने में। और यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलो दिया है तो ब्रेक लगाए गए बल के परिमाण क्या होगा? यानी कि आपको फोर्स का वैल्यू बताना है कि कितना बल लगाया गया होगा, जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है कार, उसे रुकने में 4 सेकेंड लगा, जिसका द्रव्यमान जो है 1000 केजी है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। इसमें जो दिया हुआ है आप उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें स्पीड दिया हुआ है, यानी कि ये वेलोसिटी है आपका, और टाइम जो दिया है 4 सेकेंड दिया हुआ है, ये आपका टाइम है। और इसका वेट कितना, मास कितना दिया हुआ है? 1000 केजी। चूँकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है F बराबर m इंटू ए होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, F बराबर m इंटू ए होता है। तो F का मान कितना दिया हुआ है? F का मान आपका नहीं दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। M का मान कितना दिया हुआ है? 1000 केजी दिया हुआ है, तो 1000 केजी हो गया। अब एक्सेलरेशन का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो वेग बटा में समय से आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकलता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यानी कि वेग का आपका वैल्यू दिया है 72, और जो आपका टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेकेंड हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। जो आपका वेग है किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और यहाँ जो टाइम है सेकेंड में दिया हुआ है। तो कभी भी एक नोट पॉइंट कीजिएगा कि अगर टाइम आपका सेकेंड में दिया हुआ है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता है, क्योंकि जो आपका टाइम है वो भी सेकेंड में दिया हुआ है। तो आप स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। क्या? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाता है। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे।
तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। 5/18 से गुना करेंगे यानी कि 72 इंटू 5/18 करेंगे। अब यहाँ से जो फाइनली आपका आंसर होगा वो फोर्स का वैल्यू आएगा। देखिए कैलकुलेशन करते हैं। 18 चौक 72, ठीक है, 4 से 4 कट गया और 5 इंटू 1000 यानी कि 5 इंटू 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आपका फोर्स बराबर पूछा गया तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, इसलिए 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं। अगर आपको समझने में कठिनाई है तो आप वीडियो को धीरे बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना करना है। वस्तु की द्रव्यमान का गणना करना है यानी कि आपको मास इसका बताना है कि क्या होगा जब यदि उसका बल दिया हुआ है 20 न्यूटन और उसका त्वरण डायरेक्ट दिया हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन में वेग और टाइम दिया था तो उससे हमने त्वरण का वैल्यू निकाला था, लेकिन इसमें त्वरण डायरेक्टली दिया हुआ है। तो आपको मास को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले आपको फार्मूला हमने बताया है और आज भी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में बताया कि F इक्वल टू होता है m इंटू ए यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो F का मान दिया हुआ है आपका कितना, 20 न्यूटन, इक्वल टू m का मान फाइंड आउट करना है, द्रव्यमान क्या होगा, तो m का मान m ही हो जाएगा और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान आपका डायरेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि आपका m का मान यानी कि मास का मान जो आया आपका 10 kg आया, यानी कि 10 kg ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु होता है जिसका द्रव्यमान अगर m हो और इस पर गुरुत्व बल काम करे। गुरुत्व बल यानी कि जो पृथ्वी के द्वारा बल लगता है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो उसे हम g से भी डिनोट करते हैं या a से डिनोट करते हैं। g का मतलब भी गुरुत्व बल होता है, a का मतलब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी इसे भी गुरुत्व बल ही कहा जाता है। दोनों का मतलब सेम होता है। तो वही कहा गया है कि किसी वस्तु पर यदि उसका तो मास दिया नहीं है, अगर गुरुत्व बल काम करे, बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि m इंटू जी अगर आप करते हैं तो ये फार्मूला होता है कि इसका W का यानी कि वेट का। तो भार बराबर होता है m इंटू जी यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसमें इसी बात को पलट करके पूछा गया है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, इनके भार के रूप में जाना जाता है। कब, जब किसी भी द्रव्यमान के वस्तु पर गुरुत्व बल कार्य करे। कब भार के रूप में जाना जाता है, तो किसी वस्तु पर गुरुत्व बल कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। यानी कि इसमें बल का गुरुत्व यानी कि F का मान आपको बताना है, फोर्स का मान बताना है। तो वही वाला फिर से पहले वाला ही जो फॉर्मूला है वही लगेगा, F बराबर m इंटू ए, लेकिन यहाँ कुछ अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, F का मान आपका क्या दिया हुआ है, बल का मान ही बताना है आपको, F का मान ही फाइंड आउट करना है। m का मान कितना दिया हुआ 8 kg और a का मान क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले 4 मीटर प्रति सेकेंड था, 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका जो वेग परिवर्तन कैसे हो रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इसमें परिवर्तन कितना का हुआ, 2 मीटर प्रति सेकेंड का। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड बदल रहा है कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। यानी आपका F बराबर हो गया m का मान 8 और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो a का मान हम लिखेंगे कितना, परिवर्तन हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे जब, तो 8 दूनी की 16, 16/3 यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा 3 × 5 = 15, 5.33 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर से पहले वाले के टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण बताने, यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी कि बल का मान आपको बताना है। ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। ये सब देखिए क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके और मिलाने के बाद अपना जांच कर सकते हैं, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एम का मान कितना दिया हुआ है, 100 केजी। डायरेक्ट बनाते हैं जल्दी से। ए का मान, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग का परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी कि कितना का अंतर हुआ, 12 का अंतर हुआ। तो टाइम कितना लगा कि प्रति सेकेंड में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, समय 6 सेकेंड। तो 6 से 12 कट गया 2 बार में, यानी कि 200 जो न्यूटन है आपका एफ का मान हो जाएगा। 200 न्यूटन का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 85 क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा। अब आइए देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो रुख है बदला है। एम और वेग यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संवेग, और संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोमेंटम। इसे पी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। और जब अगर हम लेटर में बात करें तो पी इक्वल टू यानी संवेग बराबर क्या हो जाएगा, एम से यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग यानी कि वी से वेलोसिटी। पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है और वेग जो दिया है 60 मीटर प्रति सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करना। अभी जस्ट हमने पहले ऊपर में देखा है कि P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग, तो संवेग ज्ञात करना है। तो एम का मान कितना दिया हुआ है, 85 केजी, और वेग का मान दिया हुआ है 60। दोनों को इंटू करेंगे, 0 6 25 8 45 8 6 48 48 49 50 51, यानी 5100 आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 5100 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, देखिए 5100 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है उसका संवेग क्या होगा। फिर देखिए उसमें कुछ हड़बड़ाना नहीं है, इसमें क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। P का मान आपको बताना है, m का मान कितना दिया है m/2, जो दिया हुआ है हम इसे लिख देंगे m/2। v का मान कितना दिया हुआ है 2v। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो P इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू वी। m इंटू वी कहाँ है, b है, राइट आंसर b। ठीक है, ये सब कुछ टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम जल्दी बढ़ रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। अब इसमें भी संवेग पूछा गया था, P इक्वल टू एम इंटू वी हमने बताया, तो m का मान 80 केजी दिया है, v का मान 60 केजी दिया हुआ है, 60 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो दोनों को इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 8 5 8 6 48 और 00 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 48 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी है। अब इसमें ध्यान देना होगा, देखिए सब में तो 4800 ही है, लेकिन आपको यहाँ इसका यूनिट देखना होगा। इसमें क्या दिया हुआ, -2 है, इसमें 1 है, तो ध्यान से आपको ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि फर्स्ट बार जो जिस पर नज़र पड़ा और देखे कि हाँ 4800 है, बस आंसर आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन में आते हुए भी गलती दे देता है। ये रेलवे पूर्वक नहीं है, ये इसलिए कंफ्यूज करने के लिए है इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज हो। वो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यानपूर्वक कोशिश करना है कि आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के नियम वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करना है। फिर आपको संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है। P बराबर एम इंटू वी, 6/25 यानी कि 300 केजी मीटर प्रति सेकेंड, 300 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहे तो आप डायरेक्ट मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रेलवे में आ जाता है। आपके सामने प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे सटीक और सही है। तो
संवेग किस पर निर्भर करता है, तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, P = m × v, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो जो संवेग किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, वेग पर भी निर्भर करेगा। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो उसका संवेग भी बढ़ता है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर घटता है तो उसका संवेग भी घटता है। इसी प्रकार वेग में भी होता है, तो यह दोनों पर निर्भर करता है। तो दोनों वाला ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो नहीं, केवल द्रव्यमान पर नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो हाँ, दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी और वेग पर भी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग के से गतिमान है। तो इसका दोनों वैल्यू दिया है, एम का भी और वेग का भी। तो पी बराबर क्या होता है, इसका संवेग ही तो गणना करना है, तो यानी मोमेंटम। तो पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। तो एम का मान 50 kg, अब भी का मान 6 मीटर प्रति सेकंड, दोनों को इंटू कर दीजिए, 6 × 25 30, यानी कि 300 kg मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें, अप्रत्यास्थ पिंड कहने का मतलब क्या है, प्रत्यास्थ कहता, प्रत्यास्थ अ नहीं रहता, प्रत्यास्थ का रहता, तो यानी कि प्रत्यास्थ इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक, इलास्टिक वस्तु। पिंड का मतलब होता है वस्तु द्रव्यमान, इलास्टिक मास हो जाता है। लेकिन अप्रत्यास्थ पिंड बोला गया है कि नॉन इलास्टिक, यानी जिसमें कि इलास्टिसिटी का गुण नहीं हो, कोई सॉलिड मटेरियल है जैसे पेन हो गया, डब्बा हो गया, तो उन दोनों का जब बीच में टक्कर होता है तो उसमें क्या होता है, तो जब कोई भी नॉन इलास्टिक यानी अप्रत्यास्थ पिंडों का टक्कर होता है तो उस समय क्या होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है, परंतु संवेग संरक्षित रहता है। उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है लेकिन संवेग परिवर्तित नहीं होता है, संरक्षित रह जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर इसमें ऐसा कंडीशन कहाँ है, बी है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या क्या कितना गुना हो जाता है, ऑप्शन देख करके समझिए। तो वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, तो वेग को दोगुना कर दिया जाए तो p बराबर क्या होता है, संवेग और गति ऊर्जा की बात किया गया है, तो p बराबर होता है संवेग, p बराबर m इंटू भी होता है। तो अगर वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p, यानी कि समानुपाती है v और p के। तो यदि v जो है दोगुना होगा तो p भी दोगुना हो जाएगा, यानी संवेग भी दोगुना होगा। अगर v जो है 4 गुना हो जाएगा तो आपका संवेग भी 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा केस गतिज ऊर्जा में नहीं होता है। गतिज ऊर्जा में क्या होता है, यदि वेग आपका 2 गुना हो जाए तो आपका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना स्क्वायर उसका हो जाता है। अगर वेग आपका बोला कि 3 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा आपका 9 गुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv², यानी आपका वेग जो है अगर 2 गुना होगा तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके और डिटेल में बता चुके हैं, तो आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से जो आप वीडियो नए अगर इस चैनल पर देख रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे जितने भी वीडियो आएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है चैनल पर, वहाँ से भी आप जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वेग यदि 2 गुना हो जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो संवेग 2 गुना ही रहेगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सी में दिया गया है संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। देखिए संवेग से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि कितने घुमा फिरा करके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यदि आप एक बार संवेग को समझ गए तो आप किसी भी प्रकार के संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल कहाँ है, संवेग = द्रव्यमान गुने वेग, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। देखिए फिर से वही संवेग पूछा गया है, तो आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर ही लेंगे। इसका हम आंसर बता देते हैं, 5 दूनी की 10 यानी कि 1000 kg मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है। अब देखिए आया मज़ेदार क्वेश्चन। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किए जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन किए जाते हैं ध्यान दीजिएगा। सदिश राशि और अदिश राशि का नाम आपने सुना होगा। सदिश राशि और अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि को कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि को कहते हैं। अब क्या होता है, तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं यानी सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कहा जाता है कि सदिश राशि किसे कहते हैं। आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे, अब बताना होगा कि आपको इसमें से सदिश राशि कौन सा है। इसके लिए सिंपल सा और एकदम बेस्ट ट्रिक होता है। क्या होता है, सदिश राशि को पहचानने का ट्रिक क्या होता है कि जिस शब्द में, जिस इकाई में आपका दिया हुआ, जैसे द्रव्यमान, संवेग, दूरी, चाल, इस तरह से आपका उसमें व और ब दिया रहा है, व और ब दिया रहा है, तो आपका सदिश राशि कहलाता है। अब इसमें एक्सेप्शनल केस भी होता है। एक्सेप्शनल केस यानी कि कुछ ऐसे भी इकाई हैं जिसमें कि व और ब होता है लेकिन वो अदिश राशि है, तो शायद आप उन्हें केवल याद कर ले कि कौन सा एक्सेप्शनल केस है, तो बाकी सभी आपको सदिश राशि और अदिश राशि आसानी से याद हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, तो आपके जो हैं पेडीम है, तो आप बोलेंगे पेडीम क्या है सर, तो पेडीम देखिए PEDIM, पेडीम। पेडीम आपको याद रखना होगा कि ये ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें व और ब रहते हुए भी यह अदिश राशि है। पेडीम का मतलब होता है, पी से आपका होता है प्रेशर, पी से प्रेशर यानी कि दाब। देखिए दाब में ब है फिर भी यह क्या है, अदिश राशि है। ई का मतलब क्या होता है, इसे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत, वी में व आ रहा है लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। डी का मतलब डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, तो लास्ट में इसमें भी व आ रहा है, ये भी अदिश राशि है। आई से इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं आवेग को, आवेग, इसमें भी व आ रहा है, ये भी अदिश राशि है। एम से मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, इसमें भी व आया, ये भी अदिश राशि है। तो आपको पेडीम के ट्रिक से आपको याद रखना होगा। पेडीम यानी कि जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे तो पेडीम का ट्रिक लगा करके देखना होगा कि अगर उसमें पेडीम से है तो उसमें व और ब रहते हुए भी वह अदिश राशि होता है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। पी से प्रेशर यानी कि दाब, ई से इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, डी से डेंसिटी यानी कि घनत्व, आई से इम्पल्स यानी कि आवेग, एम से मास मतलब द्रव्यमान। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम होता है। तो दिशा और परिणाम किसमें होता है, सदिश राशि में। किसमें होता है, सदिश राशि में। तो सदिश राशि आपका क्या है, कौन सा है, तो आपका है द्रव्यमान तो होगा नहीं, हमने बताया किसमें, एम से मास से द्रव्यमान आता है जो कि अदिश राशि है। दूरी तो होगा नहीं क्योंकि दूरी एक केवल मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। दूरी का कुछ खास डायरेक्शन दिया जाए तब यह सदिश राशि होगा। चाल क्या है, एक वैल्यू है, लेकिन संवेग जो होता है, संवेग में आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए आपका जो सदिश राशि है संवेग हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन पर इतने टाइम ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सभी बातों का आप गौर से सुने होंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे बहुत ही आसान होगा उसको सॉल्व करने में। सदिश राशि, अदिश राशि हो या दिशा और परिणाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो एक बार अगर आपको सुनने में दिक्कत होगा तो फिर से आप पीछे वीडियो को बैक करके आप सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक टकराव में डैश डैश हमेशा की बचत की जाती है। जब कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो क्या चीज़ बचत होता है यानी कि नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब नष्ट नहीं होता है। तो हमने ऊपर देखा कि कोई भी वस्तु का वेग जो है, जैसे कि v1 वेग से चल रहा है और कोई भी वस्तु इसके विपरीत दिशा में v2 से आ रहा है, जब ये कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो इसमें हमेशा वेग तो बदल जाएगा। वेग जितने वेग से आ रहा है, इन दोनों का वेग तो टकराने के बाद एक दूसरे के कंपेयर में घट जाएगा, लेकिन उसका संवेग जो है हमेशा सेम रहता है, उसका बदलता नहीं है, यानी कि बचत रहता है। बचत होती है यानी कि किसका बचत होता है, तो संवेग का बचत होता है, बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा। ये कोलिजन होता है जब, तो आपका जो मोमेंटम है संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रैखिक संवेग डैश डैश के बराबर होता है। रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम, एक लाइन में जो मोमेंटम घटित होता है उसे रैखिक संवेग कहते हैं। तो यहाँ भुलवाने के लिए आपको दे दिया गया है रैखिक संवेग का है या परपेंडिकुलर संवेग का है या आपकी कुछ भी, अगर उसमें संवेग आपका मेंशन है तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, संवेग बराबर जो होता है वही होगा। संवेग बराबर क्या होता है, P = m × v होता है। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक वस्तु की एक दूसरे की क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे की टक्कर के समय प्रत्यास्थता संघट्ट होगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जैसे पिंड ए हो गया, जिसका हमने ए नाम दे दिया, एक पिंड यहाँ हो गया जिसका नाम हमने बी दे दिया, इसका 2 kg दिया हुआ है। ऐसे नोमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल समझने वाला है, इसमें क्योंकि वैल्यू से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी हम समझाते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोई वस्तु है जिसका 2 kg इसका मास दिया हुआ है, बी कोई वस्तु है जिसका मास 3 kg दिया गया है, और इसका जो वेग जो है, वेग कितना है, ये जिसका क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड, इसके 4 मीटर प्रति सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, और ये इसके विपरीत आ रहा है कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड से, 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो जब यह एक दूसरे की ओर टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, तो जब देखिए एक दूसरे के विपरीत की ओर अलग अलग मास का दो वस्तु जब टकराता है, तो यह जब हमेशा इलास्टिक कोलिजन जो होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। अब विपरीत दिशा में भी कब होता है, तो इसका भी टर्म एंड कंडीशन होता है। जब जैसे कि अगर ए वस्तु हो गया और बी वस्तु हो गया, जैसे कि हम बात करें एक हाथी हो गया और एक बच्चा हो गया, तो बच्चा अगर दौड़ते हुए हाथी की ओर आगे बढ़ता है, चाहे हाथी मूव करे या स्टेबल रहे, एक जगह स्थिर रहे, तो बच्चा का तो वेग में संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन हाथी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके द्रव्यमान के कंपेयर में हाथी का जो द्रव्यमान है दुगना से अधिक है। तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि दुगना से अधिक अगर मास में टकराव होता है, तो उसमें किसी एक का मूवमेंट जो है, वेग जो है बदलता है, एक का बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, 2 kg है और 3 kg है, तो दोगुना से अधिक तो है नहीं, लगभग में बराबर है, तो दोनों में चेंजेबल होगा। तो दोनों में जो प्रत्यास्थता संघट्ट है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन जो है एक विपरीत दिशा में होगी, यानी विपरीत दिशा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो 7 संवेग होगा। कि कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 200 ग्राम और उसका गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, देखिए गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 10 जूल, तो उसका संवेग पूछा गया है, संवेग क्या होगा। तो आपको संवेग निकालने के लिए पहले P बराबर क्या होता है, m इंटू भी। द्रव्यमान तो 200 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन वेग क्या होगा, तो वेग कैसे फाइंड आउट होगा, गतिज ऊर्जा से, क्योंकि आपका गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी गतिज ऊर्जा को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो ½ mv²। तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू दिया हुआ है 10 जूल, और यहाँ हाफ हो जाएगा, m का मान दिया गया है 200 इंटू v²। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ से 10 जूल दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए ऑप्शन में जो दिया है kg मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यानी कि आपको ग्राम को kg में बदलना पड़ेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जब 200 ग्राम को kg में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 1000 से भाग करना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। हाफ m का मान दिया हुआ है 200 ग्राम इंटू v², यानी v का मान नहीं दिया हुआ है, इसी को फाइंड आउट करना है। और 200 को हम kg में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 जूल, या 10 हो जाएगा। तो आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा होगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि बटा 100 हुआ। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर जाएगा, तो 100 इधर जाएगा तो आपका 100 हो जाएगा। तो v का मान यहाँ से आपका आया, स्क्वायर जो है इधर रूट में जाएगा, आपका v का मान आया 10 मीटर प्रति सेकेंड।
v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो p बराबर क्या होता है m इंटू वी। m का मान कितना दिया हुआ है 200 और v का मान आया 10, लेकिन 200 क्या दिया है ग्राम में, और ऑप्शन में आपका केजी में दिया हुआ है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो ग्राम को हम फिर से यहाँ चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, 3 0 से 3 0 कट गया। आपका p का जो मान आया 2 kg मीटर प्रति सेकंड आया, 2 kg मीटर प्रति सेकंड आया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होता है। अब देखिए पलट के क्वेश्चन कर दिया गया। संवेग बराबर क्या होता है p इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। तो यहाँ से पूछा गया है कि तो द्रव्यमान इतना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा, यानी p बराबर आपका m इंटू वी होता है। अगर आपको द्रव्यमान का वैल्यू निकालना हो तो इसे आप सिंगल छोड़ेंगे, तो यहाँ से v क्या है इंटू में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में p बाई वी हो जाएगा। m बराबर p बाई वी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है राइट आंसर हो जाएगा, p बाई वी। ठीक है, p इक्वल टू m इंटू वी से ही बना है p बाई वी। 102 नंबर क्वेश्चन है कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है, यदि हो तो साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग डैश डैश है। कहा गया है कि 10 kg का द्रव्यमान है, कोई वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और उसका जो वेग जो दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका जो निहित संवेग होगा, जो उसमें संवेग इन्वॉल्व होगा, इंसर्ट होगा, तो उसका वैल्यू बताना है, संवेग का मान यानी मोमेंटम का मान बताना है आपको। तो p बराबर क्या होता है m इंटू वी, m का मान 10 kg, v का मान 2 मीटर प्रति सेकंड, सिंपल सा हो जाएगा 20 kg मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिमान समान है, गतिमान ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। किसका, तो एक हल्का चीज़ और एक भारी चीज़। हल्का चीज़ में जैसे कि हम ले लिए आप ले लिए हल्के चीज़, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, एक बॉक्स ले लिए, खाली डिब्बा ले लिए, और एक ले लिए बाट यानी बटखारा, और दोनों का वेग जो है कौन सा वेग, तो गतिज ऊर्जा आपका सेम है, दोनों का गतिज ऊर्जा सेम है। तो पूछा गया है कि इसका संवेग क्या होगा, मतलब किसका संवेग अधिक होगा। तो आपका गतिज ऊर्जा समान हो, तो यहाँ से आपको थ्योरेटिकल समझने में आसानी होगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको उलझाने के लिए गतिज ऊर्जा दिया गया है, यहाँ वेग देता तो आप आसानी से इसे कर सकते थे। अब देखिए गतिज ऊर्जा दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु का अगर वेग अधिक बढ़ता है तो उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है v का। अगर आपका वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है, यदि आपका गतिज ऊर्जा भी बढ़े तो वेग भी बढ़ता है या घटता है, यानी कि समानुपाती होता है। जैसे गतिज ऊर्जा होगा वैसा ही वेग होगा। तो आप समझ गए कि आप गतिज ऊर्जा के जगह पर आप वेग भी रख सकते हैं कि यदि यहाँ वेग समान दिया रहे। अब आइए ध्यान दीजिए, अब वेग तो आपका समान हो गया, अब समझ गए कैसे हो सकता है या कैसे आप मान सकते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है कि एक हल्का चीज़ था और एक भारी पिंड था, दोनों का तो वेग समान हो गया। अगर उसका वेग समान हो गया तो संवेग किसका अधिक होगा, यह तो क्वेश्चन है। तो p बराबर होता है m इंटू वी। पहले का हमने m1 का मान लिया, v है, और p1 हो गया, और p2 इक्वल टू मानेंगे m2, यानी कि दोनों, एक का m कुछ और होगा और दूसरे का m कुछ और होगा, क्योंकि एक हल्का चीज़ है और एक भारी चीज़ है, तो दोनों का तो द्रव्यमान सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ से वेग आपका समान हो गया क्योंकि गतिज ऊर्जा समान दिया हुआ है। अब देख सकते हैं p जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसका, द्रव्यमान और वेग का। यहाँ में p बराबर m इंटू वी होता है, तो p जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसका, द्रव्यमान और वेग का। यदि आपका द्रव्यमान किसी भी वस्तु का बढ़ता है तो आपका संवेग भी बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटता है तो आपका संवेग भी घटेगा, क्योंकि p भी से हमें मतलब नहीं रहा, भी क्या है, दोनों में समान दिया हुआ है, तो भी को इग्नोर हम करते हैं। हमें मास से बताना है कि किसका संवेग अधिक होगा। तो मास किसका अधिक दिया हुआ है, तो बोला गया है कि किसी भी वस्तु का एक हल्का चीज़ है एक भारी चीज़ है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका हमें संवेग अधिक होगा।
तो भारी चीज़ का संवेग अधिक होगा, क्योंकि भारी चीज़ का वजन ज़्यादा होता है और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो इसलिए भारी चीज़ का आपका संवेग अधिक होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि आपका ऐसे 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट का उड़ना काम करता है। किसके सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कि संवेग संरक्षण के नियम, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। जब सेल का विस्फोट होता है तो अलग अलग टुकड़े में तो बढ़ जाता है, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ उसी के लिए बनाए ही जाते हैं कि अलग अलग टुकड़े में विभक्त हो और दूसरे को घायल कर सके। तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो जब ऐसा होता है तो वेग तो परिवर्तित होता है, वहाँ संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग हमेशा अपरिवर्तित रहता है, यानी संवेग बदलता नहीं है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगा? तो आपका संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसी प्रकार से हम टाइम निकाल करके आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो अब रेगुलर आता रहेगा, कोशिश हमारी यही रहेगी। अगर इस चैनल पर आपको ज़रा भी क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।